everyone, welcome you all to today's session. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. So welcome you all to today's session, class 5th, जिसके अंदर आज हमें रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं. अगेन जो 1000 सीरीज़ है उसमें से ये आपका सेशन बनाया गया है और आज का सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दोनों पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे. यानी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो भी, साथ के साथ जो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे. तो वन बाय वन करके मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगी, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए आप पॉज लेते हुए आंसर देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप रजिस्टर करेंगे. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन फिलोसफिकल रिसर्चेस द नेचर ऑफ द डेटा विल बी व्हाट. कि जो फिलोसफिकल रिसर्चेस होती है उसमें जो नेचर होता है डेटा का वो कैसा होता है. ओनली क्वांटिटेटिव, ओनली क्वालिटेटिव, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. सो क्वालिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्चेस हमारी ये कहलाती है फिलोसफिकल काइंड ऑफ रिसर्च, जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी फिनोमिना को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाए. क्योंकि जब हम फिलोसफी के अंदर समझते हैं उसका एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उसकी मेथोडोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, तो पूरी अजम्पशंस हम तैयार करते हैं. तो उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि एक तरीके की क्वालिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्चेस हमारी होती है. नेक्स्ट देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. अब आप इसके अंदर थोड़ा सा पॉज लेते हुए इसका क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे और आंसर करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो होता है इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपिंग द क्रिएटिविटी, बर्थ ऑर्डर and their interaction on creativity or class 9th students. So then the most appropriate method of research is what. मतलब एक ऑब्जेक्टिव एक रिसर्च का है कि हम ना स्टडी करना चाहते हैं एक इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटजीज को जो डेवलपिंग कर रही है हमारी क्रिएटिविटी को, इन टर्म्स ऑफ द बर्थ ऑर्डर और उनका इंट्रैक्शन क्या है क्रिएटिविटी के साथ क्लास 9th में. तो ये कौन सा वाला मेथड है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या सर्वे. सो जब हम एक इफेक्ट जानना चाहते हैं डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई करी है उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर हम या बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें या उनके इंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें क्रिएटिविटी का, तो यहाँ पे दो तरीके की इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके बेसिस पे हम एक इफेक्ट देखना चाहते हैं. तो यहाँ पर अगर हम इफेक्ट देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ मेथड आएगा. ठीक है, क्योंकि सर्वे रिसर्च में आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, सेंसस आप यहाँ पे पॉपुलेशन का, हिस्टोरिकल आर्काइव काइंड ऑफ स्टडीज है, फिलोसफिकल वही अगेन आपके फिलोसफिकल बेस है, सभी तरीके के एम्स, स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंडिंग. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन विच काइंड ऑफ रिसर्च मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट नेसेसरी. किस तरीके के काइंड ऑफ रिसर्च मैनिपुलेशन में वेरिएबल्स आपके नेसेसरी नहीं होते. एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. अगेन जब हम यहाँ पर मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सभी तरीके की रिसर्च में मैनिपुलेशंस होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. लेकिन अगर मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी जाए तो वो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में नहीं होती. वी आर ओनली कंपेयरिंग, इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं. तो उस लिहाज से हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, वो फोर्थ आना चाहिए, कॉजल कंपैरेटिव काइंड ऑफ रिसर्च. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च रेफर्स टू व्हाट. जो इंटरनल काइंड ऑफ वैलिडिटी होती है तो वो क्या रेफर करती है, क्या बताती है. जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स या इंटरप्रिटेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स. व्हाट शुड बी द राइट आंसर. जो इंटरनल वैलिडिटी होती है हमारी रिसर्च की वो क्या रेफर कर रही है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल वैलिडिटी यानी कि जो कॉज और इफेक्ट को डिफाइन करती है कि दो वेरिएबल्स है उन दोनों के बीच बेसिस पे जो आप रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं कि वो एप्ट रिजल्ट निकाल के दे, एक इफेक्ट निकाल के दे, तो वो उसी को ही क्लेम करेगा. अगर वो क्लेमिंग कर रहा है कॉजल इफेक्ट को तो एक तरीके का इंटरनल वैलिड है. लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि द सोर्स जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करें हैं और उसको जनरलाइज कर सकते हैं. तो जनरलाइजेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी and applicability can all be considered as an external kind of validity के traits. लेकिन जब हम इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स की बात करें कि हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
इन हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या रेफर करता है? हिस्टोरिकल रिसर्च में जो एक्सटर्नल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है वो क्या रेफर करता है? जब हम इंटरनल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें, सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ द रिजल्ट. लेकिन एक्सटर्नल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कह रहे हैं तो वो आपका सोर्स जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा, ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच यू कलेक्टेड द डेटा, तो उसके अंदर हमारे पास आता है ए पॉइंट, द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा विच डिफाइंस द हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन डिफेक्ट ऑफ प्री और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज? कि जब हम यहाँ पे प्री और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज करते हैं जिसमें लैक ऑफ रेंडमाइजेशन का कंसेप्ट आता है और जिसमें रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, एक तरीके के बायसनेस आने के चांसेस होते हैं, तो उसमें मेन डिफेक्ट क्या है? लैक ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी का, या रिलायबिलिटी का, या लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का, इंटरनल वैलिडिटी का? सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैक ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि वो सही तरीके से कॉज एंड इफेक्ट के कंसेप्ट को बनाने में यहाँ पर इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि डेटा जो किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है, वो फील्ड में करी जाएगी, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी तो लैक नहीं करेगी, हाई होगी. रिलायबिलिटी भी अगर देखा जाए तो वो भी इसमें इम्पैक्ट लेकर आएगी, लेकिन इंटरनल वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफेक्ट का रीज़न बनेगा, जो यहाँ पर हमारे उस स्टडी के का मेन एम क्या है उसको जस्टिफाई करने में एक लैक पॉइंट क्रिएट करेगा. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a teacher has systematically studied the reason for not understanding the decimals by her or his students. So this type of the research is called what? मतलब एक टीचर है, वो सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करिए कि रीजन क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे डेसिमल्स को. तो किस तरीके की रिसर्च है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, या फिर फंडामेंटल रिसर्च? तो जब टीचर करिए सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी, यहाँ पे रीज़न कि क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं वो डेसिमल्स के टॉपिक को, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके से, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि अगर एक्शन की बात करें, एक्शन यहाँ पर अंडरस्टैंड अगर होता तो उसको इम्प्रूवमेंट की बात हो कि टीचर सिस्टमेटिकली स्टडीड करती और एक पर्टिकुलर एक्शन लेकर आना चाहती कि जब वो बच्चे कर नहीं पा रहे हैं किसी टॉपिक को, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकती है. लेकिन यहाँ पर जब रिसर्च के अंदर टीचर सिर्फ फिनोमिना को स्टडी करना चाहती है कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अप्लाइड काइंड ऑफ रिसर्च विच इज़ नॉट यहाँ पर कि जिसमें कुछ इमीडिएट एक्शन लिया जाए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन, टू इम्प्रूव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर अप्लाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेसिमल्स एक तरीके की प्रॉब्लम है, हम उसको सिर्फ स्टडी करें. अगर टीचर उसको अप्लाई करती, उसको बेहतर करने के लिए कुछ और इनपुट्स लेती, तो कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक तरीके का एक्शन काइंड ऑफ रिसर्च होता कि इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन टीचर निकालने का सोचती. नाउ द मीन कंप्यूटेड फॉर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो मीन होता है जो हम कंप्यूट करते हैं डेटा कलेक्ट करने के एंटायर पॉपुलेशन, तो मीन ऑफ पॉपुलेशन विच इज नोन टू बी पैरामीटर, एंड द मीन ऑफ सैंपल विच इज नोन टू बी स्टैटिस्टिक्स दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पैरामीटर है. नाउ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहलाती है? ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसका जो राइट आंसर आएगा, डाउनवर्ड का फिल्ट्रेशन का जो एक्सपेक्ट आपको जो डिफाइन किया है, विच इज नोन टू बी व्हाट? लॉर्ड मकाले. लॉर्ड मकाले ने आपको ये एक्सपेक्ट दिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर डाउन फिल्ट्रेशन की बात करें. अब ये डाउन फिल्ट्रेशन का जो कंसेप्ट आपको क्या डिफाइन करता है? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज गिवन बाय द लॉर्ड मकाले 1835 में, जिसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसे कंसेप्ट समझना चाहे कि जिसमें हम लोगों को ट्रेन करना चाहे, तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मकाले ने डिफाइन की गई थी, और इसने कहा था कि जितने भी आपके हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देके फैसिलिटेट करने के लिए ग्रास रूट पीपल्स को कि वो भी एजुकेट हो सके. तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में जो भी हमारे अपर जो क्लासेस है, एक ऐसा क्लास है जो यहाँ पर अपने डाउनवर्ड जो कंसेप्ट्स को, डाउनवर्ड क्लासेस को एक तरीके से लर्निंग प्रोवाइड करा है, उनकी मदद करा है कि वो भी कंसेप्ट को सीख पाए, समझ पाए. ठीक है, जिसका एम है यहाँ पे एजुकेट करने का. तो हमारे पास ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है, ये किसने दिया है? लॉर्ड मकाले के द्वारा दिया हुआ है कि जब ब्रिटिश ने प्लान किया था एजुकेट करने का स्मॉल सेक्शन ऑफ द अपर एंड इमीडिएट क्लासेस को बाय क्रिएटिंग अ क्लास, तो उसके अंदर ये एक हमने इनिशिएटिव लिया
लॉर्ड मकाले ने, कि इंडियन के अंदर जो कलर में, ब्लड में और कलर में पूरा जो टेस्ट है वो इंग्लिश में बदल दिया जाए, उनके ओपिनियंस इंग्लिश में हो जाए, उनके मॉरल्स इंग्लिश में हो जाए, उनका इंटेलेक्ट इंग्लिश में हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट अडेप्ट किया गया था बाय लॉर्ड मकाले, ठीक है। सो ये द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लॉर्ड मकाले। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, इनमें से कौन सा पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट बताए एनसीएफ 2005 के, वो ये डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे कैसे टीचर से यहाँ पर स्टूडेंट की तरफ जाना है। एक चार दीवारी के अंदर जो एजुकेशन हमारी हो रही है, उस चार दीवारी के अंदर एजुकेशन ना हो, वो आपके आउटसाइड द एनवायरनमेंट यहाँ पर हो सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एनसीएफ के बारे में, तो एनसीएफ यहाँ पर इसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क हमें ये भी डिफाइन करता है कि टीचर की डायरेक्शन से लर्नर की ऑटोनॉमी की तरफ हम जा सके, साथ के साथ एक होलसम कंसेप्टर्स को अडेप्ट कर सके, साथ के साथ एक कनेक्ट कर पाए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, डिफरेंट तरीके के लर्निंग अप्रोचेस को यूज़ कर पाए रादर देन नोट मेमोराइजेशन, एनहांस करे करिकुलम की जो ऑफर करे कि एक तरीके से जो नॉलेज हम बच्चे को देना चाहते हैं वो एक्सपीरियंसेस बेस्ड हो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो ये सारे ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड नॉलेज, कि फिक्स्ड नॉलेज का एक्विजिशन होना चाहिए, गलत है। यहाँ पे नॉलेज की बात की है जो कि आपका विदाउट एनी काइंड ऑफ फिक्सेशन, एक बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये आपका नहीं आएगा, गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपर्ट सैम्पलिंग क्या कहलाती है। अब ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि जब हम यहाँ पर एक्सपर्ट सैम्पलिंग की बात करें, तो एक्सपर्ट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, किसको क्या कहा जाता है। सो एक्सपर्ट सैम्पलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम यहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जजमेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग ऑल्सो नोन एज। नाउ वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हमेशा क्या होती है, जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होती है वो क्या कहलाती है। कोफिशिएंट इज ऑलवेज व्हाट, ये हमारे जो ऑलवेज अगर कहा जाए तो एक तरीके की पॉजिटिव होती है इन नेचर, वो इसलिए क्योंकि इसका एक स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो उसके बेसिस पर उसमें पॉजिटिव हो जाती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ व्हाइल डूइंग आइटम एनालिसिस डेवलपिंग इन एटीट्यूड स्केल द रिसर्चर हैज टू व्हाट, ये क्या हो सकता है, जरा सोच सकते हो कि व्हाइल डूइंग आइटम एनालिसिस, कि जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं यानी कि किस तरीके के टूल में कैसे वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से होना चाहिए। अब क्वेश्चन का लेवल क्या है, और ऐसा जो कि जस्टिफेबल हो, ना ज़्यादा हाई हो, ना ज़्यादा मॉडरेट हो, ना ज़्यादा आपका यहाँ पे लो हो, तो उस केसेस में हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि कैलकुलेट करना डिस्क्रिमिनेट इंडेक्स को, डिफ़िकल्टी वैल्यू को, या कैलकुलेट करना बोथ डिफ़िकल्टी वैल्यू को या फिर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को। तो हमारे पास इसका दोनों आ सकता है, क्योंकि जब भी हम एटीट्यूड स्केल का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर पूरी कोशिश करते हैं आइटम एनालिसिस करने का, और आइटम एनालिसिस अगर किया जाता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेट और डिफ़िकल्टी वैल्यू दोनों ही उसके अंदर चेक करी जाती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नाउ among the following psychologists who possibly the first who emphasizes the cognitive or knowing aspect of human existence, तो इनमें से कौन सा वाला साइकोलॉजिस्ट है जिसने फर्स्ट तरीके से एम्फेसाइज किया है। विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट एम्फेसाइज, कौन से वाले साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे फर्स्ट एम्फेसाइज किया है, किसको, कॉग्निटिव और नोइंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कार्ल रोजर्स, जॉर्ज केली, कैरन हॉर्ने या एरिक फ्रॉम। आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर और बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट एग्जामिन। अब यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है आपका यहाँ पे डिफाइन करा ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ह्यूमन ह्यूमैनिटी की बात करने वाला कौन है। दिस इज अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी गुड। तो हमारे पास जैसे आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विच इज़ वेरी एविडेंट, विच इज़ नोन टू बी व्हाट, किसने यहाँ पे डेवलप करा है। तो हमारे पास यहाँ पर मेन एग्जिस्टेंस की बात करें
तो कॉग्निटिव के एक्सपेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे कार्ल रोजर एक्सपेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं. हु गेव यू द एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि यहाँ पे ह्यूमन का किस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन की क्या टेंडेंसी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द यूज ऑफ इंटरव्यू. जब हम यहाँ पर इंटरव्यू की टेक्निक की बात करते हैं तो कौन सा वाला अप्रोप्रिएट नहीं है. रिटन कम्युनिकेशन कैन बी डिफेक्टिव, ओरल कम्युनिकेशन नेसेसरी, पीपल प्रेफर टू टॉक रादर देन टू राइट, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द यूज ऑफ इंटरव्यू टेक्निक. कौन सा अप्रोप्रिएट यूज नहीं है इंटरव्यू टेक्निक से. तो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी डिफेक्टिव, oral communication necessary, people talk to prefer than write. तो none of the given options are correct. Not a appropriate reason. कौन सा appropriate reason नहीं है. क्या written communication defective होता है? No. oral communication necessary होता है? Yes. orally तो interview लेते हैं, necessary है. people prefer to talk? Yes. यहाँ पर तो हमारे पास A नहीं होएगा. नेक्स्ट देखिए इसमें, द सिलेक्शन ऑफ टूल फॉर द रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ व्हाट. कि जब हम सिलेक्शन करते हैं टूल का, द सिलेक्शन ऑफ टूल जब किया जाता है तो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है सिलेक्शन ऑफ टूल. डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस या फिर डेटा एनालिसिस. किसका पार्ट है सिलेक्शन करना टूल का. तो जब हम यहाँ पर अपना डेटा कलेक्शन करते हैं तब सिलेक्शन ऑफ द टूल किया जाता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बेसिस पे, या स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस के बेसिस पे, डेटा के एनालिसिस में. वेरी गुड. तो बेस किसके ऊपर होता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पे, कि किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, किस तरीके का डेटा चाहिए होगा, किस तरीके का टूल होगा, तो हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होता है. नेक्स्ट देखिए, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू कंपेयर द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ रूरल स्टूडेंट्स विद व्हाट दैट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टडिंग इन द प्राइवेट स्कूल्स. यानी कि एक रिसर्चर इंटेंड करता है कंपेयर करने का सेल्फ कंसेप्ट को रूरल स्टूडेंट्स के विद द दैट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट्स. तो इनमें से कौन सा वाला वेरिएबल होगा. तो रूरल की बात करें, एक रिसर्चर इंटेंड करना चाहते हैं कंपेयर करना सेल्फ कंसेप्ट को रूरल स्टूडेंट्स के विद दैट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट्स. तो उस केसेस में क्या है, अब इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर ना मिस प्रिंट है कि किस तरीके का वेरिएबल वो देखना चाहता है. अगर वो कंपेयर करना चाहता है उसके अंदर सेल्फ कंसेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ आपका रूरल और अर्बन एरियाज में, तो ये हमारे पास इसमें आ सकते हैं. लेकिन अगर वो सिर्फ ये बात करना चाहता है कि एज अ वेरिएबल, सिर्फ एज अ वेरिएबल, तो हम किसके बिहाफ पे कंपेयर कर रहे हैं. तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डाउट है. आप इसके अकॉर्डिंग रिसर्चर ने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि वो किस तरीके के वेरिएबल की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है या फिर आउटकम वेरिएबल की बात कर रहा है. क्योंकि रिसर्चर का इंटेंट है सिर्फ कंपेयर करना सेल्फ कंसेप्ट का रूरल स्टूडेंट्स का विद दैट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट्स. तो विद दैट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट स्टडीज इन दी प्राइवेट स्कूल्स, तो यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं सेल्फ कंसेप्ट. तो सेल्फ कंसेप्ट शुड बी द वेरिएबल, सेल्फ कंसेप्ट शुड बी द वेरिएबल, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं. तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट देखो, which of the following is the most appropriate series of variable which is measured on interval scale. इनमें से कौन सा वाला सबसे appropriate series होता है वेरिएबल का जिसको मेजर किया जाता है इंटरवल स्केल पे. तो इंटरवल स्केल पे मेजर करने वाला हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज कहलाता है. कॉन्टिन्यूस काइंड ऑफ डेटा हमारे पास यहाँ पर कहलाता है. डिस्क्रीट काइंड ऑफ सीरीज हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल में होता है. नाउ when the variable is measured on ordinal scale in order to test whether two independent samples come from the same population, तो वो किस तरीके का टेस्ट होता है. अनोवा नहीं आएगा, टी टेस्ट नहीं आएगा, मानविडी टेस्ट कहलाएगा. क्योंकि जब हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स को विच इज कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल स्केल, क्योंकि अनोवा और टी टेस्ट हमारे ये सभी के सभी इंटरवल स्केल्स के ऊपर बेस्ड है, इंटरवल रेशियो पे. मानविडी शुड बी द राइट आंसर. नाउ डिलिमिटेशन इन रिसर्च रिपोर्ट क्या करता है कि लिमिटेशन होता है स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, ये लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च इन स्टडिंग द प्रॉब्लम या डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम या ऑल ऑफ द अबव. तो डिलिमिटेशन क्या रेफर करता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिलिमिटेशन इन रिसर्च, इन रिसर्च क्या रेफर करता है.
तो ये क्या बताता है, बाउंड्रीज बताता है आपकी रिसर्च की, कि रिसर्च जो हमने करी है तो वो डिसाइड करता है क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो उस केसेस में ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लिमिटिंग द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च, लिमिटेशंस जो रिसर्चर की क्या क्या रही, मतलब इस टॉपिक को कवर करने के लिए, लिमिटिंग द स्कोप यहाँ पर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। तो डी लिमिटेशंस की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स की लिमिट करना द स्कोप और डिस्क्राइब करना कि बाउंड्रीज क्या क्या रही थी स्टडीज में, तो वो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, MLL स्ट्रेटेजी क्या होती है। MLL स्ट्रेटेजी ये क्या कहलाती है, MLL स्ट्रेटेजी इन रिसर्च, इसको क्या कहा जाता है। तो ये MLL जो स्ट्रेटेजीज हमारी जो कहला रही है, एक तरीके की ये कहलाता है मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक हमारी कहला रही है, एक तरीके से सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस होती है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है MLL का, कि मेनली आपका जो लर्निंग जो अटेनमेंट्स है उसको इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस गोल्स को यहाँ पर देना, टीचर्स एंड आउटपुट इंडिकेटर्स फॉर द सिस्टम के लिए डिसाइड करना, ये हमारे पास कहलाता है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इंश्योर करना अचीवमेंट इन एटलीस्ट मिनिमम लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन अमंग ऑल, मैक्सिमाइज करना द लेवल्स ऑफ लर्निंग आउटकम या मास्टरी, तो मैक्सिमाइज करना लेवल्स ऑफ वर्किंग आउटकम। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी हो जाएगा। इसके अंदर अमंग ऑल द स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्रीजिंग दी लर्निंग अटेनमेंट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, एज, हाइट, एज कॉन्टिन्यूस हो जाता है यहाँ पर, हाइट है, लोकेलिटी है, या एटीट्यूड टुवर्ड साइंस है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं रिसर्च में, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अगेन जैसे कि अगर हम पूरी बात करें तो पूरा अगर हम बात करना चाहते हैं कि उसकी जो पूरी है कंसेप्ट है, तो पूरा कंसेप्ट है, तो उसमें डिस्क्रीट काइंड ऑफ वेरिएबल हम कहलाते हैं। तो अगर इनके अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो वो क्या हो सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। एज है, हाइट है, एटीट्यूड है हमारे पास, डिस्क्रीट के अंदर क्या कहलाता है। तो किसी तरीके की वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास एज या हाइट या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ साइंस, तो इसके अंदर जो राइट आंसर बनेगा वो आपके पास लोकेलिटी बन सकता है डिस्क्रीट काइंड ऑफ वेरिएबल्स में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एज की बात करूँ तो एज कैन बी कंसिडर्ड एज एन हमारे पास कॉन्टिन्यूस काइंड ऑफ वेरिएबल हमारे पास आ सकता है उसके अंदर। तो कितने नंबर ऑफ पीपल्स है, कितने नंबर ऑफ टेस्ट है, क्या लोकेलिटी है, तो लोकेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, इफ अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस देन डायरेक्शन हाइपोथेसिस व्हाट। जब रिसर्चर ने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को तो डायरेक्शन हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, मतलब इट्स नॉट रिजेक्टेड, इट्स एक्सेप्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर स्टेटस एंड कास्ट स्टेटस रिप्रेजेंट्स व्हाट। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर स्टेटस एंड कास्ट स्टेटस, तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो जेंडर और कास्ट स्टेटस के बेसिस पे। इंटरवल नहीं है, नो, रेशियो नहीं है, ऑर्डिनल नहीं है, नॉमिनल काइंड ऑफ स्केल हमारा कहलाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या इंडिकेट करता है, प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग द टूल, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या एरर टॉलरेंस। एरर टॉलरेंस कितना प्रतिशत एरर आने के चांसेस है। नाउ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो कंसंट्रेट करता है ऑन ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अंदर बिहेवियरिज्म। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग जो मोरल जजमेंट होता है चिल्ड्रन का वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे, या फ्रेंड्स पे। तो कोलबर्ग का जो मोरल जजमेंट है इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन दी आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल यहाँ पर कंसेप्ट बताता है वो डिपेंड करता है खुद की चॉइसेस पे कि वो चॉइसेस कैसे बनाता है और मोरल जजमेंट कैसे पास करता है। क्योंकि हाइंसबर्ग का डिलेमा यहाँ पे डिफाइन किया गया था, तो उसके अंदर आपके पास ये डिफाइन किया था। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, मोरल जजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन या फ्रेंड्स है यहाँ पर, या सोसाइटी है। अकॉर्डिंग टू मी द ए इज एप्ट, क्योंकि अगर सोसाइटी की बात करेगा तो उसमें एज ग्रुप आना चाहिए।
नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें डिफरेंट वेज ऑफ रिसीविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, different ways of perceiving and organizing information is known as perceiving and organizing. तो वो हमारा perceive करते हैं और organize करते हैं information में, तो वो आपका क्या कहलाता है, insight तरीके का gain करना, insightful kind of learning, जिसमें perceiving है, organizing है into more meaningful way. तो apps of insight का जो expect है Wolfgang Kohler ने दिया है, वहाँ से आया है. Now so, who emphasize the importance of understanding the influence of inner mechanism in the behavior. इनर मैकेनिज्म की किसकी बात की है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हु एम्फेसाइज्ड द इनर मैकेनिज्म. इनर मैकेनिज्म किसने आपको दिया है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है. तो मेनली हम बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं. इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म आपको डिफाइन किया गया है. तो यहाँ से अगर इनर मैकेनिज्म इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म में. वेरी गुड. सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द राइट आंसर. इनर मैकेनिज्म की जो डिफाइन किया जाए तो हमारे पास इसमें बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म का एक्सपेक्ट, जिसमें हमारे पास यहाँ से नहीं, थॉर्नडाइक नहीं है क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड इसके अंदर आ जाएगा, पैवलो नहीं है, स्किनर एंड हल में से हम हल की बात करेंगे. इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस एस एस आर की बात की जाए तो इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म विद द इंटेंशन ऑफ द बिहेवियर हल. ठीक है, ओके. अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिहेवियरिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट बताया गया था इनर ऑर्गेनिज्म का तो वो टोलमैन के द्वारा दिया था, लेकिन टोलमैन यहाँ पर है नहीं इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म के अंदर. लेकिन इसके अलावा हल ने भी आपको इनर काइंड ऑफ मैकेनिज्म दिया था, तो हल शुड बी द राइट आंसर. नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑलपोर्ट द बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है, तो बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी हमारा ट्रेड कहलाता है. नेक्स्ट, थिंक ऑफ मैनी एंड यूजेस इज पॉसिबल फॉर अ ब्रिक. ये टेस्ट किसका आइटम हुआ, मतलब दिस टेस्ट आइटम मेजर्स व्हाट, कि थिंक करो ऑफ एज मैनी यूजेस एज पॉसिबल फॉर अ ब्रिक. तो ये कंसेप्ट किसने दिया है, तो ये हमारे पास गिलफर्ड ने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी. ये डिफाइन किया गया है. ठीक है, गिलफर्ड ने आपको एक्सपेक्ट बताया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस आपको क्या कहता है कि एक तरीके की एबिलिटी है कि डिफरेंट तरीके की कंसेप्ट को यहाँ पे डिफाइन करना, और पॉसिबल फॉर अ ब्रेक जो हमारे लिए है तो वो डिफाइन किया गया है. लेकिन इसके अलावा पॉसिबल फॉर अ ब्रेक की बात करें तो यहाँ से क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि गिलफर्ड ने जो आपको एक्सपेक्ट दिया था कि इंटेलिजेंस के अंदर एक क्रिएटिविटी एक ऐसा ट्रेट है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आइडियाज हम डेवलप करें और पॉसिबल तरीके से कुछ यहाँ पे बनाएं, तो उसमें क्रिएटिविटी शुड बी द राइट आंसर. नाउ अकॉर्डिंग टू द पियाजे, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या कहलाता है, जो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ किसके अंदर डेवलप होती है, तो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ हमारी जो आइडेंटिटी है, तो सेंसोरी मोटर में, प्योर में नो, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ नो हमारे पास, क्योंकि अगर हम सेल्फ अवेयर की बात करें तो वो आपका फॉर्मल ऑपरेशन काइंड ऑफ स्टेज के अंदर वी आर ट्राइंग टू बिकम अवेयर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट देखो, विच इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग. तो सेंट्रल कंसेप्ट क्या है कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग का, तो कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग का स्ट्रक्चरिंग द लर्निंग सिचुएशन, ड्राइव रिडक्शन, मॉडलिंग या रीइंफोर्समेंट एंड मॉडलिंग. these all can be considered as an behaviorism kind of aspect. Drive reduction and structuring of the learning situation, which is known to be the concept mapping, and drive reduction which is again need to be a concept of stimulus and response के basis पे, तो structuring of learning situation, concept mapping. Now the psychological conditions which results from inability टू चूज बिटवीन अल्टरनेट गोल्स, जो अल्टरनेट गोल्स के अंदर इनएबिलिटी होती है चूज करने में, तो वो क्या रेफर करता है, कौन सी सिचुएशन होता है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट होता है. जो आपके पास एक कन्फ्लिक्ट है ना, कर्ट लेविन ने जो दिया है कन्फ्लिक्ट अप्रोच, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस अप्रोच, तो ये कंसेप्ट हमारे पास इसमें आते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर जो है the forgetting results from inference of earlier learned material with later learned material is known to be what. कि जब forgetting हो जाता है results from the inference of earlier learned material with a later learned material,
तो वो क्या कहलाता है, इनहिबिशन, रिट्रोएक्टिव आपका, या फिर आपका जो इन्फ्लुएंस हम निकालते हैं इसके बेसिस पे प्रोएक्टिव इनहिबिशन या स्टिमुलस इनहिबिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर और बता सकते हैं। इन्फ्लुएंस, अब इसके अंदर एक आपको मैं कंसेप्ट लिखवाऊंगी, आप उसको ऐड कर लेना। वेरी गुड, सो लेट्स सी क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो वो आपका इन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग वो कहलाता है, इन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट कहलाता है। तो इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग के अंदर जब आप टाइम रिलेटेड करते हैं कि आप कैन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो आपने पहले समझा है उसको यहाँ पे स्टडी किया है, तो इस तरीके का कि इंटरफेरेंस आ जाए हमारी स्टडीज़ में, तो उसमें फॉरगेटिंग आपका कहलाता है। तो इनहिबिशन काइंड ऑफ लर्निंग है, इनहिबिशन काइंड ऑफ लर्निंग हमारी है, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर मैं उस कंसेप्ट को याद नहीं कर पा रही जो मैंने पहले ही करा था, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्लियर लर्न बिहेवियर विद द लेटर लर्न मटेरियल, तो इस तरीके की लर्निंग हमारी क्या कहलाती है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रिट्रो काइंड ऑफ इनहिबिशन हमारा यहाँ पर कहला सकता है, ठीक है। रिट्रो काइंड ऑफ इनहिबिशंस, एक तरीके का लर्निंग हमारी यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें, व्हेन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, विच टेक्निक इज डेवलप्ड बाय मेरेनो टू एनालाइज द ग्रुप स्ट्रक्चर। तो मेरेनो के द्वारा कौन सी वाली टेक्निक अप्लाई की गई है, विच टेक्निक, मेरेनो टू एनालाइज द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन, ग्रुप स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन किसने दिया, बिहेवियर थेरेपी, साइकोमोटर, इसके अंदर भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बिहेवियर थेरेपी दिया है, साइकोमेट्री दिया है, साइकोड्रामा दिया है, सोशोमेट्री दिया है। सोशोमेट्री का एक्सपेक्ट किसने दिया था, यहाँ से आपके पास आ सकता है सोशोमेट्री। सोशोमेट्री का जो एक्सपेक्ट है ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जेकब मेरेनो ने दिया है। तो यहाँ पर इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसमें नाम लिखेंगे जेकब मोरेनो। तो सोशोमेट्री जिसमें आपस में ग्रुप का क्लिक्स बनता है, फॉर्मेशंस होता है। नाउ ओवरऑल अफेक्टिव कंडीशंस इन अ क्लासरूम इज टर्म्ड एज व्हाट, ओवरऑल जो इफेक्टिव कंडीशन होती है क्लासरूम में उसको क्या टर्म किया जाता है, कॉग्निटिव सोशल क्लाइमेट, कॉग्निटिव इमोशनल क्लाइमेट, सोशल इमोशनल क्लाइमेट या इमोशनल। तो मेरे हिसाब से जो अफेक्टिव काइंड ऑफ कंडीशनिंग होती है वो आपकी कॉग्निटिव और आपका सोशल काइंड ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो सोशल में अंदर आपके पास इमोशनल काइंड ऑफ एक्सपेक्ट आ सकता है, तो कॉग्निटिव एंड सोशल क्लाइमेट कहलाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग में आपको क्या कंसेप्ट दिया है, रीइंफोर्समेंट दिया है, मॉडलिंग दिया है, कॉन्टिग्यूटी दिया है, स्ट्रक्चरिंग दिया है, किस तरीके का इफेक्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी आता है। कंसेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, तो गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया था हमारे द्वारा कि कैसे जो कंसेप्ट है वो होल से लेके पार्ट्स की तरफ जाता है। तो हम अगर बात करना चाहें तो उसमें रीइंफोर्समेंट नो, मॉडलिंग नो, यहाँ पर कॉन्टिग्यूटी आ सकता है, कॉन्टिग्यूटी एक तरीके का एक्सपेक्ट हमारे पास है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग का एक्सपेक्ट कि जिसमें एसोसिएशन होता है डिफरेंट तरीके के कंसेप्ट्स का, और कॉन्टिग्यूटी काइंड ऑफ लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफाइन है। तो ये जो आपका मोर इंक्लूडेड है कॉन्टिग्यूटी, ये आपका ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड है, जो आपने थॉर्नडाइक का इफेक्ट दिया है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया था कॉन्टिग्यूटी थ्योरी में, और यहाँ पर जो गथरी का जो एक्सपेक्ट आपको डिफाइन किया था कि एक तरीके का एसोसिएशन है। तो हमारे पास ये गेस्टाल्ट के अंदर इसकी बात हुई है कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक लर्नर का आपस में एसोसिएशन है, मोटर पैटर्न्स का एसोसिएशन है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरिंग भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसे होल टू पार्ट जाता है, तो दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, मेनली दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोर अगर हम इंक्लाइंड की बात करें तो कॉन्टिग्यूटी
स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ होल टू पार्ट्स, और कॉन्टिग्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ गथरी का प्रिंसिपल. नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें, which would be appropriate approach to study the reasons for differences in achievement motivation between normal and underachievers of mathematics. तो आप देखना चाहते हैं, appropriate approach लेना चाहते हैं रीजन करने के लिए for the differences in achievement motivation between the normal and underachiever. तो नॉर्मल और अंडर अचीवर के बीच में क्या क्या एक डिफरेंस है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि एक तरीके का कॉजल कंपैरेटिव काइंड ऑफ स्टडीज. ट्रायंगुलेशन रिसर्च में क्या जाता है, तो क्या होता है कि डिफरेंट तरीके के अप्रोचेस का यूज किया जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारे पास राइट आंसर इसका सी है. और सिंथेसाइज करना रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव विच इज नोट टू बी द आपके पास जो मेटा एनालिसिस जो रिसर्च की फाइंडिंग्स कराई जाती है. नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या कहलाता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ओनली मैक्सिमाइज द ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजिंग द एरर रेफरेंस. वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर कौन कौन सा हमारे पास आ सकता है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पे बात करें जो एरर आने के जो चांसेस है हाईएस्ट लेवल के अंदर, तो 0.05 मेनली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारे पास क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में बहुत सारे हमारे पास आते हैं. हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में बहुत सारे आपके पास लेवल्स हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पे 0.05 का यूज़ करते हैं, 0.01 का यूज़ करते हैं. ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो इसको अवॉइड करने में हम यहाँ पर रोकते हैं. तो 0.05 मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है. ठीक है, तो ए सी यहाँ पर है और 0.01 है. अगर 0.05 कहता है तो 5% एरर आने के चांसेस और ये 1% एरर आने के चांसेस. तो हाईएस्ट काइंड ऑफ लेवल 0.05 हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो मोर कॉमनली भी यूज़ होता है. प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक क्या कहलाती है. प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ रिसर्च. तो प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक कहाँ से एमर्ज हुई है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक की बात करेगा, कहाँ से एमर्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कहाँ से एमर्ज होता है हमारे पास, इसमें ओरिजिन क्या है इसका. ओरिजिन अगर बात करा जाए तो बी एफ स्किनर का जो ओरिजिन हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि किस तरीके से एक इमीडिएट हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देना है, कैसे रिवॉर्ड देना है, कैसे यहाँ पे पनिशमेंट यहाँ पर होना है. तो उसके अकॉर्डिंग ये बी एफ स्किनर का जो एक्सपेक्ट आपको दिया गया है. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग का कि फ्रेम बाय फ्रेम करके हमें इन्फॉर्मेशन लेना है और एक इमीडिएट तरीके का सोल्यूशन लेकर आना है किसी प्रॉब्लम का. तो कह सकते हैं कि एक तरीके का एक्शन काइंड ऑफ अप्रोच है, इमीडिएट फीडबैक मिलना. एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बाकी नहीं है. नाउ एडलर क्रिएटिव सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो एडलर का क्रिएटिव सेल्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शेपिंग द वन स्टाइल ऑफ लाइफ. नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ सेलिब्रेट बुक डीस्कूलिंग इवान इलिच. Ravi is working in a school. He is doing course business in management, become a marketing manager. So this is a process of an attempt for what, कि एक तरीके का स्कूल पीएन था लेकिन वो यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजमेंट करके मार्केटिंग मैनेजर बन गया. तो एक तरीके का क्या कहलाता है, मोबिलिटी हुई उसकी. तो एजुकेशन काइंड ऑफ मोबिलिटी हुई. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द सॉफ्टवेयर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी. एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं करते. टेप रिकॉर्डर, टीवी टेलीकास्ट, यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ एजुकेशन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासीफाई किया जाता है. रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जाता है यहाँ पर टीवी का टेलीकास्ट या फिर टेप रिकॉर्डर, क्योंकि टेप रिकॉर्डर इज अ वन वे काइंड ऑफ अप्रोच एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है. तो कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज एन सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ अप्रोच. टीवी टेलीकास्ट यस, टेप रिकॉर्डर नहीं आएगा, टेप रिकॉर्डर नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रिकॉर्डिंग, उसमें हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, उसका एक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं. ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है. नाउ पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ है हमारा, जो इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड करता है एनी ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट बाय द आर्टिकल हुम. तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो कौन सा वाला आर्टिकल है, लॉ ऐसा कौन सा है जो इंक्लूड कर सकता है एंड एक्सक्लूड कर सकता है एनी ग्रुप को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट. कौन सा वाला आर्टिकल वो कहलाता है, 341. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, अ बेबी डाइज विद इन दी फर्स्ट 4 weeks ऑफ द लाइफ. तो ये इंस्टेंस क्या कहलाता है, क्लासिफाइड एज व्हाट, फर्स्ट 4 weeks ऑफ
नियोनेटल काइंड ऑफ मोर्टेलिटी, क्योंकि नियोनेटल जो मोर्टेलिटी आपकी कहलाती है, नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी का अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो इसका मतलब है कि जो बच्चा ड्यूरिंग दी मतलब फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ यहाँ पे मर जाए। तो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ आपका यहाँ पे मर जाए, चार चौक यहाँ पर अगर 4 वीक्स की बात करें तो न्यूनेटल काइंड ऑफ डाइंग हमारे पास वो कहलाता है। ठीक है, मोर्टेलिटी यानी मर जाना, पोस्ट नेटल यानी कि बर्थ के बाद आफ्टर दी सम पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे मरना, इन्फेंसी के अंदर 0 to 2 इसका स्टेज है, तो न्यूनेटल काइंड ऑफ मोर्टेलिटी वो कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया इसके अंदर। सो अभी इसके अलावा एक और क्वेश्चन है 50, अ प्रोसेस इन विच द मेंबर्स ऑफ वन कल्चर अडॉप्ट्स द बिलीव्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ द अनदर कल्चर, तो वो ए कल्चरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने करे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा, 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं इसके अंदर कमेंट सेक्शन में बताते हुए। ठीक है, और कैसा लगा सेशन अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं, और सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ सेशन आपके कंप्लीट होने के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए एक कोर्स भी डिज़ाइन करा है, तो और आपका यहाँ पर 10% ऑफ का भी ऑफर चल रहा है। तो ये जो 10% ऑफ का जो ऑफर रहेगा ये आपका सिलेक्टेड कोर्सेज में रहेगा, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स पे आपके पास एक ऑफर है, रिवीजन कम क्रैश कोर्स पे ऑफर है, तो आप वो ऑफर को अवेल कर सकते हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाते हुए। साथ के साथ जो बच्चे इंटरेस्टेड है रिवीजन करने के लिए फॉर अपकमिंग 35 डेज, तो उसके लिए आप अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं 30 अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद एनरोलमेंट नहीं है और क्लासेज आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, और इन बिटवीन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा उसको यहाँ पर कम समय में चीज़ों को कवर करना। तो अगर आप चाहते हैं सही समय पे सभी चीज़ें आपको एक साथ मिल सके, तो उसके लिए आप यहाँ पे अभी से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसकी फीस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है। ये सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लासेस विल बी पर्सनल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। कैसे लगा सेशन, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।